So, hello, good evening, everyone. This is your second chapter of your physics, work, energy and power. हमने पहला फोर्स जो है कंप्लीट कर लिया था 2 लेक्चर्स पे, जिसमें हमने पहला लेक्चर्स पे सारे थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ था और दूसरा में हमने मीटर रूल के ऊपर क्वेश्चंस किया था, राइट। और सर्कुलर मोशंस बताया गया था क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रियल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल जो है हमारा वहम है करके बताया गया था, राइट है। और यहाँ पर भी हम लोग वही वैसे ही पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी पावर। थोड़ा बड़ा चैप्टर है वो, कम से कम 4 या 5 लेक्चर बनेंगे उससे। तो आज मैं आपको सिर्फ वर्क एनर्जी और पावर की क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता दूंगा, ओके। और फिर सेकंड लेक्चर पे हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और फिर लेक्चर 3 में मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताऊंगा और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताऊंगा, ठीक है, लेक्चर 3 पे। और लेक्चर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग का जियोथर्मल, मैकेनिकल, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो सब, राइट, वो हम लोग पढ़ेंगे किस पे, लेक्चर 4 पे। और लेक्चर 5 पे हम लोग पढ़ेंगे पेंडुलम का एप्लीकेशन, राइट। तो ऐसे 4 या 5 लेक्चर बनेंगे ये चैप्टर में। तो पहला आज शुरू करते हैं, वर्क। आपको पता है वर्क, अभी आप बोलते हो कि हम सुबह उठते हैं, ठीक है, इतना जो है काम करते हो आप, ओके। आप स्कूल के लिए तैयार होते हो, जाते हो स्कूल, जाते हो, पढ़ के आते हो, फिर घर आते हो, तो आप कितना काम किए हो, राइट। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर आपको मैं बोल दूं कि आपने कुछ काम नहीं किया, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा ना। लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन फिजिक्स, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स। आपका बॉडी मूव तो हो रहा है, लेकिन आप फिर वही जगह में आ जा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। आप कहीं से स्टार्ट कर रहे हो और फिर घूम फिर के यहीं आ जा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो आपने कुछ काम नहीं किया है। अगर मैं आपको सपोज, एक बच्चा है बेचारा, तो उसको खड़ा कर दिया, इसके ऊपर मैंने 100 kg के जो है पोटली पकड़ में बोल दिया, ओके, तो ठीक है, पकड़ लेगा वो बेचारा। और मैं उसको बोलूंगा पकड़ के बैठे रह बस, मतलब खड़े रह, तू घूम मत, तो इसका पसीना निकल जाएगा, बेचारा जो है थक जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन तब भी वो फिजिक्स के मामले में उसने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब तक अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब तक आप फोर्स नहीं करोगे। हाँ, अभी जैसे इसको मैंने बोल दिया कि आप जो है दीवार को पुश करो, मैंने बोला तो वो करने भी लग जाएगा, ओके, राइट। तो अगर वो करेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, करने से भी कुछ नहीं होने वाला। दीवार मूव होगा क्या? नहीं होगा, बेशक उसका हाथ के हड्डी जो 2-4 मूव हो जाएंगे, हैं। तो वो जो है कुछ सेंस नहीं बनता है, आप दीवार को अगर पुश करते हो तो तब भी आपका वर्क डन 0 ही है। आप भयंकर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, if there is no displacement of the body, no work is done even if we apply much greater force। आपका डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप बोलोगे कि वर्क आप कर रहे हो। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया होगा कि वर्क आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो एक जो है फैक्टर है। दूसरा भी फोर्स के ऊपर फैक्टर है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ तो फोर्स लगा रहे हो ना, तभी तो आप डिस्प्लेसमेंट हो रहे हो। आपका बॉडी तो ऐसे तो डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा, हाँ, कुछ तो फोर्स वो लगा रहे हो आप, तभी तो डिस्प्लेस हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन। हम आगे पढ़ेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। ये वर्क का डेफिनेशन है, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। आप कुछ भी फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव हो रहा है, तो हाँ, आप वहां ये कंडीशन में आप बोल सकते हो कि वर्क आपका क्या है, कुछ तो हो रहा है, राइट। हाँ, अब जैसे कि साइक्लिस्ट पेडलिंग दी साइकिल, बॉय गोइंग टू द टॉप फ्लोर, कुली लिफ्टिंग अ लोड एंड मूविंग, ये सब में आप क्या कर रहे हो, काम देख रहे हो। ये बेचारा टॉप फ्लोर जा रहा है ना, तो उसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैंने नहीं बोला उसको फिर बॉटम फ्लोर आने के लिए, रख दिया उसको टॉप फ्लोर में, रख दिया उसको, ओके। लिफ्टिंग अ लोड एंड मूविंग, कुली लिफ्टिंग अ लोड एंड मूविंग, वहां पर भी कुछ काम वो कर रहा है कुली,
पुली को वैसे ये इंग्लिश वर्ड है क्या? हाँ, वो इसको हम लोग पॉटर भी बोलते हैं, लेकिन कुली भी जनरली इंग्लिश टर्म में जाना जाता है। ओके, कुली भी आप यूज कर सकते हो इंग्लिश में। ओके, और यहाँ पर साइकिलिस्ट पेडलिंग दी साइकिल, यहाँ पर भी कुछ फोर्स लगा रहा है, वो पेडल पे कुछ फोर्स लगा रहा है, तो साइकिल आगे आगे बढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप कुछ काम कर रहे हो। लेकिन इफ अ मैन ट्राई टू पुश ए वॉल और अ चाइल्ड ट्राई टू पुश ए हेवी स्टोन, साइंटिफिकली नो वर्क इज डन। बेचारा ये चाइल्ड को आप बोलोगे, हाँ, कि तू जो है हैवी स्टोन ट्राई टू मूव, मतलब तू ये कर, डिस्प्लेस कर स्टोन को, कर पाएगा क्या? बेचारा छोटा मोटा गिटी पत्थर होने से वो क्या करेगा? उड़ा भी देगा। ठीक है, तो बड़ा बड़ा स्टोन को क्या करेगा? दिक्कत हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा उसके बॉडी पे। ओके, साइंटिफिकली नो वर्क इज डन। अगर हम लोग यही वर्क को मेजर करें, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। व्हाट आर दोस टू फैक्टर? ये सवाल आता है आपके बोर्ड में बहुत बार। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, और दूसरा है द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ये दो के ऊपर वर्क डन डिपेंड कर रहा है। मैं पहले भी बोला आपको, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब वही लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मैंने यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है, क्या F1 ग्रेटर देन F2, S1 ग्रेटर देन S2। इसका मतलब क्या है? सपोज हम लोग का दो फोर्स है, ठीक है, एक है फोर्स F1 और एक है फोर्स F2, और मैं इतना आपको बोल दे रहा हूँ कि फोर्स F1 ज्यादा है, राइट, फोर्स F1 ज्यादा है फोर्स F2 से। अगर फोर्स F1 ज्यादा है तो आप बहुत फोर्स लगा रहे हो किसी को डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसका S1 भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, बहुत भयंकर फोर्स लगाया हो। और दूसरा में एज कंपेयर टू F1 उसका फोर्स क्या है? कम है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? कम होगा। तो वर्क डन किस पे ज्यादा होगा? F1, राइट, बिकॉज ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी दी वर्क डन। तो आपको ये पता चला कि कैसे फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है वर्क। फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, आप जान गए। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे कैसे फर्क पड़ रहा है, देखिए। अगर S1 ग्रेटर देन S2, मतलब वही है, आप उल्टा समझोगे उसको। आपका डिस्प्लेसमेंट 1 जो है ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट 2 से। अगर डिस्प्लेसमेंट 1 ज्यादा है मतलब इस पे फोर्स कितना ज्यादा लगा है? बहुत ज्यादा लगा है एज कंपेयर टू S2। फोर्स इसमें ज्यादा लगा है ना, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, और S2 का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। इसमें फोर्स जो है क्या लगा हुआ है? कम लगा हुआ है। तो इसमें फोर्स ज्यादा लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो वर्क डन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसमें वर्क डन कम होगा। तो इस कंडीशन से आपका ये दूसरा वाला भी आपको क्या किया? सेटिस्फाई कर रहा है। तो मोर द फोर्स मोर विल बी द वर्क डन, मोर द डिस्प्लेसमेंट मोर विल बी द वर्क डन, राइट। तो यही दो कंडीशंस हैं जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स। अब वही चीज अगर हम लोग सेंटेंस में एक स्टेटमेंट दें तो वही होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी तक हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हम इतना जान रहे हैं, राइट। तो अभी के लिए ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्या? F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। अभी एक कंडीशन आता है, आपको याद रखना है, दो फॉर्मूलाज हैं वर्क डन की, एक है F इंटू एस और एक होता है F इंटू एस कॉस थीटा। कहां पर क्या यूज करना है हमेशा याद रखना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो आपको ये वाले फॉर्मूला लगाने हैं। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ना हो, कुछ एंगल बनाता हो, फोर्स ऐसा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसा जा रहा है, कुछ एंगल बनाना, या फोर्स आपका ऐसा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, ओके, वो भी कंडीशन है। ऐसे भी कंडीशन सब आगे पढ़ेंगे। तब हमारा क्या है, ये रूबरू नहीं हो रहा है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में या कुछ एंगल बना रहे हैं, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया आपको ये दो फॉर्मूला कब यूज करना है? F इंटू एस ओनली व्हेन बोथ आर इन द सेम
direction, and if they are in opposite direction or they are making an angle theta with between both, so we need to use this formula F into S cos theta. Okay, एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी? यहाँ पर आपको तो लग रहा होगा कि वो डायरेक्शन है फोर्स का, सॉरी वर्क का डायरेक्शन है ना, नेगेटिव भी हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, फिर क्यों स्केलर क्यों है? हाँ, बता पाओगे कोई भी? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि देखिए ये जो एफ और ये डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दोनों का आपको क्या करना है? आप क्या कर रहे हो? डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो. ठीक है, लेकिन अभी मैं अगर ये चीज़ के बारे में बोलूंगा तो आपको समझ में तो आएगा नहीं, क्यों? आपने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े हो ये सब चीज़ के बारे में? ये सब चीज़ के बारे में पढ़े नहीं हो. वेक्टर में है ये 11th के पहले चैप्टर, क्लास 11th का पहला चैप्टर ही वेक्टर है फिजिक्स में, वहां पर आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा. तो वहां पर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वर्क जो है क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. यहाँ पर अभी के लिए आपको अगर मैं बोलूं कि वाई वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि एनर्जी यहाँ पर क्या होता है? वन फॉर्म टू अनदर चेंज हो रहा है. ठीक है कि नहीं? यहाँ पर एनर्जी चेंज होता है ना एक फॉर्म से दूसरे. आप अगर सपोज आप एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, आप उसको ठेल रहे हो, ठीक है, आप कुछ फोर्स दे रहे हो, तो आप आपका एनर्जी क्या कर रहे हो? उसके एनर्जी पे उसके में क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो. तो दैट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वेयर डायरेक्शन डज नॉट मैटर. डायरेक्शन मैटर कर रहा है क्या? नहीं. आप सिर्फ अपना एनर्जी क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो. डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, बस एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी. तो बस इसके लिए वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जहां पर डायरेक्शन डज नॉट प्ले अ वाइटल रोल. ओके, अभी के लिए बस इतना आप ये बता दो, तो ये डायरेक्शन मतलब ये रीजन काफी है. आगे जाके आपको ये सब चीज के बारे में पता चलेगा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब आपको पता चलेगा. ओके, तब आप पूरा जो है जेन्यून रीजन दे सकते हो. अभी मैं अगर वो रीजन दूंगा तो आपको समझ में तो आएगा नहीं, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट एंड ऑल, अभी के लिए ये रीजन काफी है. बस हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है. ओके, तो फिर वर्क बस एक स्केलर क्वांटिटी है. अब एक्सप्रेशन ऑफ वर्क हम लोग जो है उसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन. जैसे मैंने बोला हमेशा F इंटू एस तो फॉर्मूला नहीं लगाओगे, है ना? F इंटू एस फॉर्मूला किसके लिए? सेम डायरेक्शन के लिए है. हमेशा सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा बोल के कोई मायने है नहीं. तो इट मे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन और एट सम एंगल्स. तो इसके लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, एफ एस कॉस थीटा. तो ये कैसे कर सकते हो आप? दो तरीके से ये फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो, ला सकते हो. ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी डिटरमिन्ड इन टू वे. व्हाट आर दोस टू वे? पहला है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स जहां पर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी वही हो रहा है. ओके, वैसा एक तरीका है. और दूसरा जहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहीं फोर्स लग रहा है, वो एक और तरीका है. मतलब एक जो है फोर्स के हिसाब से करना और दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से करना, राइट? फोर्स को एक ये वाला जो है ना, फोर्स के हिसाब से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट लेके आना है, और यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मेरे को क्या लेके आना पड़ेगा? फोर्स. ये दो तरीके से हम लोग को करना है. तो ये एक तरीका है देखना, पहले मैं बता रहा हूँ. ये है पहला तरीका. पहला तरीका मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए हम लोग का फोर्स लग रहा है, ये ए फोर्स है, और जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है ना, एस. हाँ, डिस्प्लेसमेंट एस है. तो जनरली हम लोग का क्या हो रहा है? देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट? और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा लगाते हैं तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस. क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री का अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस. और ये जो थीटा है, ये थीटा के अपोजिट ये वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर. ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा. क्लियर? उतना तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो 9th में. तो आपका बेस बाय हाइपोटेनस मतलब बेस क्या है? ए बी, है ना? और हाइपोटेनस है आपका क्या? ए सी. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू
ए बी बाय ए सी, और ए बी यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या, ए सी कॉस थीटा, और ए सी के थ्रू ही आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा, ए बी इज इक्वल टू एस कॉस थीटा ना। और अगर वर्क डन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये ए बी ही हमारा क्या है, क्राइटेरिया है, राइट। और फोर्स हमारा एफ, तो एफ एस कॉस थीटा, ये आपका क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला, राइट। एफ इंटू एस मतलब यहाँ पर आप लगा सकते हो एफ ये डायरेक्शन पे गिर रहा है और एस हमारा क्या होगा, ए बी, राइट, क्योंकि फोर्स ऐसा गिर रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग ऐसा ही ले रहे हैं। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है तो फोर्स भी मेरा ऐसा होगा, वो कंडीशन में लेंगे हम लोग। अभी फोर्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को रखें, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम लोग फोर्स को रखेंगे, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये है पहला केस, फोर्स के हिसाब से हमने डिस्प्लेसमेंट को रखा है, फोर्स ये डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने ऐसा ही लिया, क्लियर। तो एफ एस कॉस थीटा वहां से आया। अब दूसरे केस में देखना, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसा ही है, सेम डायग्राम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसा ही है, तो फोर्स भी मैं क्या करूंगा, यही डायरेक्शन में लूंगा, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या कंडीशन है, वही फोर्स लेके आया हूं मैंने, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वही एसी है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका वही एसी है, लेकिन फोर्स आपका क्या होगा, ए एन होगा ना, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एसी है और फोर्स हमारा क्या होगा, ए एन होगा। तो अगर ये फोर्स है, अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये जो छोटा सा मैं ट्राइंगल बनाया हूं ना, ये आपका फोर्स है ऐसे, ये है आपका पी, ये है आपका ए, तो ये आपका क्या है, फोर्स है, और ये कितना होगा, ऐसा दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना होगा, 90 डिग्री हो रहा है, राइट, 90 डिग्री हो रहा है ना, और ये कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा लगाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला को मैंने एन दिया हुआ है, अगर ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट ये होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पर पी है, पी एन आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये ए एन क्या होगा, बेस, तो फिर पी ए क्या होगा, पी ए होगा आपका हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट वो होता है आपके हाइपोटेनस। तो वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस, ए एन, एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, पी ए। तो ए एन जो आपका बेस है वो क्या होगा, पी ए हमारा क्या है, फोर्स है, तो cos थीटा बाय क्या, सॉरी ए क्या किया मैं, हाँ, cos थीटा इज इक्वल टू ए एन बाय पी ए, पी ए की जगह में आप लगाओगे क्या, एफ, तो ए एन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पर वर्क डन ए एन इंटू ए सी है, तो ए एन में आपको लगाओगे क्या, एफ कॉस थीटा इंटू ए सी, ए सी क्या है आपका एस, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया आपको ये वाला चीज। तो जनरली फोर्स के डायरेक्शन में आपको एक तरीका से निकालना है, जहां पर हमने पहला वाला कंडीशन में निकाला फोर्स के हिसाब से, ओके, और दूसरा आप किसके बेसिस पर निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस में निकाल रहे हो। दो तरीके से आप वही सेम फॉर्मूला में पहुंचोगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफ एस कॉस थीटा, ओके। स्पेशल केस क्या है, तीन स्पेशल केस है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, तो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखिए, फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब, आप सपोज एक बॉडी है, हाँ, आपको बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा है, आपको छत से ढकेल दो, ओके, ये लड़का को आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, छत से ढकेल दो आप, ओके। यहाँ पर मैंने जो है रखा गया है ये, ठीक है, जो बंदा नहीं पढ़ता ना वैसा करोगे आप, ओके, फर्स्ट बेंच में बैठा है,
तो वो क्या करेगा, इसको ढकेल दो। ओके है, तो ढकेल देने से क्या होगा, ये ग्रेविटी उसका ऊपर होगा, है ना, ग्रेविटी उसका ऊपर हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। राइट, सॉरी, ग्रेविटी ऊपर कैसे होगा, ग्रेविटी नीचे हो रहा है। ओके, ग्रेविटी भी नीचे हो रहा है और वो गिर भी रहा है कैसे, नीचे ही गिर रहा है। राइट, तो वो कुछ फोर्स से गिर रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा, मास इंटू जी, एम जी। राइट, और वो कुछ हाइट से गिरेगा, सपोज कुछ हाइट होगा, तो दैट इज क्या, एच। तो ये जो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, एम जी एच, एम जी एच वर्क, ठीक है। तो दैट इज वर्क डन, है, पॉजिटिव है। अगर दूसरे केस में देखिए, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर आपका, ये वाला ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के डायरेक्शन से क्या है, नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर या 90 डिग्री बोलो, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा था। यहाँ थीटा अगर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वर्क डन आपका कितना आएगा, वर्क डन आपका कितना आएगा, 0। ये वाला एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ है, ये बहुत बार आता है। आप सोच लीजिए, आपका ये क्या है, एक सर्कुलर बॉडी है, और ये सोच लीजिए आपका एक और सर्कुलर बॉडी है। तो आप मेरे को बोलो, ये मून है और ये सोच लो अर्थ है, तो मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है कि अर्थ मून के चारों तरफ घूमता है, क्या होगा, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है ना। मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो ये अर्थ क्या करेगा, ये मून को खींचेगा अपने तरफ, तो ये सोच लीजिए एक फोर्स रहेगा, है ना, ग्रेविटी फोर्स जो होगा ना, वो खींचेगा अर्थ को, सॉरी मून को, अर्थ खींच रहा है। और मून, लेकिन जाऊंगा नहीं बोला, मून जो है इसके ऊपर ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन कैसा रह रहा है, हमेशा ऐसा रह रहा है कि नहीं, वो हमेशा, क्योंकि वो क्या होगा, एक टेंजेंट क्रिएट होगा, टेंजेंट क्रिएट हो रहा है ना, और टेंजेंट से रेडियस आपका हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री में होता है। आपको ये तो पता ही होगा, एक सर्कल है, सोच लो, सपोज कहीं से भी एक ऐसे टेंजेंट, या टेंजेंट मतलब वन पॉइंट में मिट करना, राइट, और वहां से अगर मैं एक ठो पर ये लेता हूं, तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा ना। तो ये सवाल बार बार पूछता है, और वो मैक्सिमम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स में। सेंट्रीपेटल फोर्स आपने याद किया हुआ है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करता है, अपने तरफ खींचता है टुवर्ड द सेंटर, राइट। तो वहां पर आपका वर्क डन क्या होगा, हमेशा से 0 होगा, क्योंकि वो जो है खींच रहा है अपने तरफ, और ये जो है उसका डायरेक्शन कैसा रह रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वैसा, और फोर्स ऐसा रह रहा है, तो फोर्स ऐसा रह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा रह रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, 0, तो आपका पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता चला वर्क डन कब 0 होगा, दो कंडीशंस पे 0 हो सकता है। कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी 0, क्या है वो दो कंडीशन, क्या है वो, कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी 0, आपके डिस्प्लेसमेंट 0 होने से, और दूसरा कॉस थीटा आपका क्या होगा, ठीक है, सॉरी, थीटा आपका क्या होगा, 90 डिग्री होने से, राइट। थीटा अगर आपका 90 डिग्री होने से आपका वर्क डन क्या आएगा, 0। फोर्स से लेना देना नहीं, ठीक है, फोर्स तो ऑब्वियसली फोर्स 0 होगा, तो सब चीज 0 होगा, ठीक है, वो तो सबको पता है यार, ठीक है, तो वो आप इतना ये मत रखिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं, क्लियर, जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, 0 होने से, और थीटा आपका 90 डिग्री होने से चीज होगा। नेक्स्ट, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, क्या होगा, अगर आपका फोर्स ऐसा लगा रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, तो फिर जनरली क्या होगा, दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। और हमेशा याद रखना cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो यहाँ पर आपका वर्क डन क्या होगा,
नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल कैसे, कहां पर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है बताओ तो, एग्जाम्पल दे पाओगे आप? हम्म आप एक पत्थर को ऊपर फेंको, ठीक है, एक पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो तो आप फोर्स कैसे दे रहे हो, सॉरी आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, राइट। और फोर्स कैसा गिर रहा है, नीचे, ग्रेविटी खींच रहा है उसको। कभी ना कभी पत्थर क्या ऊपर ही रहेगा क्या, आएगा ना बाबा नीचे, है। तो ग्रेविटी उसको क्या कर रहा है, नीचे ला रहा है, तो फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर है। तो फिर आपका दोनों पूरा ऑपोजिट है ना, 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं, ये फोर्स ऊपर और ये, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, 180 डिग्री हो रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरा आपका ये क्रिकेट वाला भी बोल सकते हो, क्रिकेट तो सब लोग खेलते ही हो आप, हैं, तो जब कैच करते हो, राइट, तो कैच कर रहे हो का मतलब क्या है, आप जनरली जो बॉल कैच कर रहे हो, जैसे ही आपके हाथ में आता है आप हाथ में क्या करते हो, पीछे मुंह ये करते हो कि नहीं, हाँ। तो आपका जो ये फोर्स डाल रहे हो वो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है ना आपके डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट से आपका फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है, राइट। तो वो भी आपका क्या होगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल होगा, राइट। तो वो दो कंडीशंस, और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि आपका वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब एक और चीज है क्या, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो ये तो तब तक ठीक है, पूरा बेसिस में अगर आप जाओगे तो आपका क्या है, वेरिएबल फोर्स अगर ये चीज बता रहा है इनकेस बीच बीच में आपका फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स है तो ठीक है, अगर वेरी कर रहा है तो आप कैसे निकालोगे वर्क डन, फिर आप निकालोगे क्या फॉर्म, क्या ग्राफ ड्रॉ करके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करके आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन, ठीक है। अगर कांस्टेंट रहा तो ठीक है, कांस्टेंट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फोर्स वेरी कर रहा है या वेरिएबल है आपका फोर्स, आप फोर्स चेंज कर रहे हो बीच बीच में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम से आपको आपका वर्क डन निकालना होगा। ये होगा आपका क्या, वर्क डन, ठीक है, ये वर्क डन होगा ना। और अगर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा का पूरा आपका वर्क डन आ जाएगा। कांस्टेंट फोर्स है तो देखिए आपका फोर्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वर्क डन चेंज हो रहा है क्या, ये सॉरी फोर्स चेंज हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लोप एंड ऑल सब आएगा, ओके, और वहां से आपको फिर वर्क डन निकालना होगा, राइट। तो ये डायग्राम जो है ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट फोर्स में आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वेरिएबल फोर्स हुआ तो आपको एक दो स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, राइट। क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम लोग न्यूमेरिकल, तब आपको समझ में आएगा। वही मैंने, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल टू mgh, मैंने पहले भी बोला है, आप अगर किसी को फेंक रहे हो नीचे, ओके, अभी तो मन तो कर रहा है मेरा बहुत, ओके, लेकिन यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू जो है mgh, वैसे ही आया, किसी भी चीज को फेंकना तो फोर्स नीचे लग रहा है और थ्रू सम डिस्टेंस h, तो ये फोर्स कितना होगा, mg होगा, मास इनटू ग्रेविटी, तो दैट इज mgh। बट वो चीज माइनस mgh कब होगा, जब आप चीज को क्या कर रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो तो आपका अगेंस्ट ग्रेविटी आप काम कर रहे हो, फोर्स डाल रहे हो, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस एम जी टू सम हाइट एच, तो आपका वहां पर माइनस एम जी एच आने वाला, क्लियर, वो चीज भी आपके बुक में है, ध्यान दीजिएगा, राइट। वर्क का यूनिट क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप बोल रहे हो, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है मीटर, ठीक है, लेकिन न्यूटन मीटर नहीं लिख सकते यहाँ पर, न्यूटन मीटर किसका है, टॉर्क का है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो था न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर ये वर्क एंड ऑल के बारे में हमें कौन बताया, जूल ने बताया, ठीक है, तो उन्होंने अपना ही जो है ऐसा यूनिट रख दिया, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल। और अगर आपको क्वेश्चन आता है, बहुत बार ऐसे आता है, डिफाइन वन जूल, ओके, आपको पता है ऐसा यूनिट वर्क का जूल है, बट हाउ विल यू डिफाइन वन जूल,
तो आपको ये बोलना है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। अगर 1 न्यूटन फोर्स डाल के आप अगर एक बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि आपने 1 जूल का काम किया है। ओके, वही है। बिगर यूनिट क्या होगा? किलो जूल होगा, ठीक है। फिर मेगा जूल, फिर गीगा जूल। ओके, वैसा होगा, राइट। तो किलो जूल कितना होता है? 10⁻³ जूल। ओके, मेगा जूल इज 10⁻6 जूल। ओके, और गीगा जूल इज 10⁻9 जूल। ओके, एम हमेशा कैपिटल रखिएगा, अगर स्मॉल रख देते हो तो फिर वो मिली जूल हो जाएगा, राइट। तो मेगा जूल है तो एम कैपिटल। सीजीएस यूनिट क्या होगा? वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होगा, ठीक है। सीजीएस यूनिट अर्ग होगा। और रिलेशनशिप अगर हम लोग रखें तो क्या होगा? देखिए, ये है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन का दूसरा क्या है? डाइन, और मीटर का दूसरा है सेंटीमीटर। ये हम लोग को करना है। वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना? 10⁻5 डाइन। इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे हुआ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? सीएम, 100 cm, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे? 10⁵ इंटू 10⁻², दैट इज 10⁻9 cm। तो आप बोल सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। समझ में आया? ये वाला भी एक क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है। रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, ओके, ऑफ वर्क। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फिर है आपका पावर। पावर तो आप में बहुत है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, आप ये काम को कितने समय, जब रेट वर्ड आ जाता है ना, तो आप सोचिएगा कि टाइम आ गया। ओके, रेट वर्ड मतलब टाइम। आप ये काम को कितने समय में कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर व्हाट? पावर। आप वो काम को सपोज 5 मिनट में कर लिए तो आपका पावर ज्यादा है। अगर कोई और बंदा 10 मिनट में कर रहा है तो ऑब्वियसली 10 मिनट में कर रहा है तो उसका पावर कम होगा, है ना। और अगर 5 मिनट में कर रहा है तो उसका पावर ज्यादा होगा। तो वही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, एंड पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये डायरेक्शन मतलब है, या पावर कौन से डायरेक्शन? पावर तो पावर है। कौन से डायरेक्शन में पावर लगा रहे हो, क्या मतलब बनता है क्या? नहीं, ठीक है। पावर लगा रहे हो, दैट्स कंसर्न वाला चीज। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब, हाँ, डिपेंडेंसी, ठीक है। क्या मतलब है उसका? हम्म वो किसके ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है? फोर्स नहीं, वर्क डन, ठीक है। क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? काम करना, टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक वर्क डन के ऊपर, और दूसरा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये दो फैक्टर आपको याद रखने हैं। पावर डिपेंड्स ऑन वर्क डन एंड दूसरा डिपेंड ऑन टाइम। अनदर फॉर्मूला क्या है? पावर का एक और फॉर्मूला अगर हम लोग डालें तो P इज इक्वल टू वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस बाय टाइम है T। वी नो दैट S बाय T क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो हम लोग इसको P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F इंटू एस बाय टी भी लिख सकते हैं। गलत थोड़ी ना है। हाँ, तो F इंटू फिर क्या हो जाएगा? F इंटू एस बाय टी क्या हो जाएगा? V। तो पावर इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला भी है। तो पावर इज इक्वल टू क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला से भी आप पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, तो ये एक अनदर फॉर्मूला है। यूनिट ऑफ पावर, वर्क डन है आपका जूल में, टाइम है आपका सेकंड में, तो जूल सेकंड इनवर्स, ठीक है। जूल सेकंड इनवर्स, या फिर उसको क्या बोलते हैं? वॉट, ठीक है। WATT, वॉट जो है
आपका पावर का यूनिट होगा। ओके, ऐसा यूनिट होगा वॉट। बिगर यूनिट वही किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। ओके, वही 10⁻³ वॉट, 10⁻⁶ वॉट, 10⁻⁹ वॉट। एक और बिगर यूनिट में आता है क्या, हॉर्स पावर। ठीक है, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर मशीन्स एंड ऑल में एचपी होता है ना, 3 HP 4 HP का पंप आप लगाते हो घर में, तो ये एचपी का मतलब हॉर्स पावर। ओके, तो 1 HP इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 746 वॉट होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। तो ये भी एक बिगर यूनिट में ही जाएगा, है हॉर्स पावर। और स्मॉलर यूनिट में क्या होगा, माइक्रोवाट, मिलीवाट। ओके, 1 माइक्रोवाट इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁶ वॉट। 1 मिलीवाट इज इक्वल टू कितना, 10⁻³ वॉट। ठीक है, फिर नैनो वाट आता है, 10⁻⁹ वॉट। ओके, आपके जितने भी पावर है ना, मैं सब इसमें मेजर कर सकता हूँ। ओके, बहुत इजीली नैनो वाट में। ओके, ये भी शायद बड़ा हो जाएगा तो फिर पिको वाट मेरे को लाना पड़ेगा। ओके, 10⁻⁻12 वॉट। तो इसमें मैं आपका पावर को जो है मेजर कर सकता हूँ। ये सब तो नहीं है, ये सब तो मेरे पावर्स हैं, ये आपके हैं। तो रिलेशन क्या है फिर, सीजीएस यूनिट क्या है इसका, वॉट का, वर्क डन बाय टाइम है। यहाँ पर देखिए वर्क डन का तो कुछ है जूल। ओके, वर्क डन बाय क्या है, टाइम है, पावर। तो अगर एसआई में देखूं तो होगा जूल सेकंड इनवर्स। ओके, लेकिन अगर मैं सीजीएस में देखूंगा तो वो जूल का क्या हो जाएगा, अर्ग, और ये क्या होगा, सेकंड इनवर्स ही रहेगा। सेकंड का तो कोई सीजीएस यूनिट है नहीं, तो वो अर्ग सेकंड इनवर्स ही होगा। तो बस जूल को अर्ग में जैसे आपने कन्वर्ट किया था, वहां पर भी उसको भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 1 वॉट या फिर जूल सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁷ अर्ग सेकंड इनवर्स। राइट, और उसका एक नाम है नहीं, अर्ग सेकंड इनवर्स का कोई अलग से हमने नाम दिया हुआ नहीं है। ओके, तो ये आपका बस खाली क्या होगा, रिलेशन होगा। क्लियर, समझ में आया आपको रिलेशन। फिर है आपका क्या, एनर्जी, जो आप में बहुत है। ओके, लेकिन पढ़ाई करते समय नहीं दिखता है। द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज व्हाट, एनर्जी। ठीक है, आप ये वर्क को कितने टाइम में खत्म कर रहे हो, दैट इज पावर। लेकिन आप ये वर्क को कैसे खत्म कर रहे हो, ठीक है, आपका क्या मतलब, क्या हुनर दिखा के कि कैसे जो है आप ये चीज को कर रहे हो, कैपेसिटी आपका क्या है, तो वो डिफाइन करता है आपका क्या, एनर्जी। हम्म, तो कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एंड एज वर्क, एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन से आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड से सिर्फ लेना देना, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर देखिए, जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट, सेंट्रीपेटल फोर्स में आप जब बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। राइट, तो वो आपको याद रखना है हमेशा कि एनर्जी का ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, जब भी आप एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ओके, वो आपके बुक के नोट्स में होगा। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, सेम लाइक वर्क, क्या होगा, जूल। राइट, वो है एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, वही सीजीएस यूनिट भी वही अर्ग होगा। लेकिन एनर्जी के कुछ कमर्शियल यूनिट है, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, वॉट आवर या फिर किलो वॉट आवर, दो ठो। ओके, वाट आवर या फिर किलो वाट आवर।
तो आप हमेशा याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वॉट है तो पावर होगा। बहुत बार सवाल आ जाता है एमसीक्यू में कि वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ डैश, तो वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, डोंट कंफ्यूज। ओके, तो ये वॉट आवर और किलोवाट आवर का आप रिलेशन जानोगे क्या होता है। जूल में अगर आप रिलेशन जानोगे तो क्या होगा, वॉट आवर मतलब वॉट है पावर का, है ना, और आवर क्या है, सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे आप, राइट। तो 36 इंटू वॉट, तो वॉट ही है 1, क्योंकि वो पावर का ही यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है। तो आप ये बोल सकते हो कि 1 वाट आवर इज इक्वल टू कितना, 3600 जूल। ओके, और अगर मैं किलोवाट का डालूंगा तो किलोवाट को मेरे को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, वॉट पे, राइट, और इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, सेकंड पे। ओके, तो किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट किया तो 1000, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 3600। तो आप ये बोल सकते हो कि 36 क्या होगा जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल, या फिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या फिर आप बोल सकते हो 3.6 मेगा जूल, है ना। समझ में आया, ये वाला बहुत बार पूछता है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके, आपको एक सवाल दे देगा, कन्वर्ट 5 किलोवाट आवर इंटू जूल, because you know 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁶। तो 5 किलोवाट आवर क्या होगा, 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, और 3.6 इंटू 5 कितना होगा, हाँ 19.0 क्या कि 18.0, 18.0 इंटू 10⁶। इस तरीके का सवाल। ओके, या फिर आपको ये वाला भी हम लोग करेंगे आगे। आपके घर में सपोज 2 लाइट लगे हुए हैं 100-100 वाट के, 2 फैन लगे हुए हैं 200-200 वाट के, तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आने वाला है। ओके, आप ये वाला चला रहे हो कितने टाइम के लिए, 12 घंटा के लिए चला रहे हो या 20 घंटे के लिए चला रहे हो। ओके, तो आपका बिल कैसे आने वाला है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा किस पे आता है, किलोवाट आवर पे ही आता है। ओके, अब देखिएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कभी पढ़ा तो नहीं होगा। ओके, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो बिल होता है वो किलोवाट पे होता है, ठीक है, और कितने समय के लिए आपने चलाया है तो वो आवर, ठीक है, तो किलोवाट आवर की बेसिस में आपका बिल होता है। ओके, अब एक और यूनिट है, हमने एक तो जूल पढ़ लिया, दूसरा है वॉट आवर और किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट, तीसरा क्या है, कैलोरी। ठीक है, ये हीट एनर्जी में यूज होता है, हीट में। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा 8 में थोड़ा बहुत। हाँ, हीट एनर्जी के बारे में, कैलोरीज के बारे में सुना होगा, बर्न नहीं करते हो आप, ओके, एक्सरसाइज करके। तो हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन calories. Okay, 1 calorie is the heat energy required in raising the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, ठीक है, आपको अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो क्या होगा, आप 1 कैलोरी हीट एनर्जी दे रहे हो। ओके, अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम, आई नो दैट वाटर का जो है लीटर पे होता है मेजर, यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ वाटर का अगर टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है, 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो हम कितना हीट एनर्जी उसको देंगे, 1 कैलोरी हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा। वो डेफिनेशन बोल रहा है कि 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमेशा याद रखना 1 कैलोरी, ये भी सवाल आता है, इज इक्वल टू कितना जूल, 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली, और अगर एक्यूरेट जाएंगे तो कितना है, 4.18 जूल। ओके, और वही अगर 1 जूल इज इक्वल टू कितना कैलोरी पूछा तो 0.24 कैलोरीज। ओके, ये दोनों का आपको
जानना बहुत जरूरी है, यूनिट। ओके, कन्वर्जन। और फिर लास्ट में है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लास्ट आपका ये चौथा यूनिट है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कहाँ पर यूज होता है, आपके केमिस्ट्री में, एटॉमिक पार्टिकल्स में। ओके, एटॉमिक पार्टिकल्स में जो है यूज होता है। द एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं ना वो। हाँ, तो फिर इसके लिए हम लोग को एक और यूनिट का निकालना पड़ेगा। ये सब यूनिट से हम लोग नहीं कर पाएंगे, कैलोरी से, जूल से, किलोवाट आवर, वाट आवर, ये सबसे कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसका जो है ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। सो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यू नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज से आया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज से ये वैल्यू आया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन बाय एन electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर डेफिनेशन बोलोगे तो वही है, इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी गेन कर रहा है जब हम उसको क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है इसका वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो ये है आपका क्या, फर्स्ट यूनिट। ओके, आपके चैप्टर का, आपको ये ध्यान से देना है, यही चैप्टर पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और एक न्यूमेरिकल श्योर आता है आपके सेक्शन ए के पार्ट 2 में 2 मार्क के। ओके, सेक्शन ए में पार्ट 2 होता है, पार्ट ए जो है एमसीक्यू होता है 15 मार्क का, और पार्ट 2 होता है 25 मार्क का, 25 मार्क्स का होता है। तो 25 मार्क्स में एक 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है और 11 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं पार्ट बी में। तो एक 3 मार्क का रहता है और 7 जो है आपके क्या होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन में फॉर श्योर आता है एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ही रहता है वो, आइदर वर्क का होगा या फिर एनर्जी का होगा या फिर पावर का होगा। क्लियर, जो फर्स्ट यूनिट से ही आता है। तो ये हम लोग एक लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर on that basis, right? So thank you so much.